हाय एवरीवन, दिस इज राजेश यादव। आई वेलकम ऑल टू डिवाइन टीचिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन, जिन लोगों ने भी 15 मार्च 2024 को एग्जाम दिया था 6 to 8 के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल पूछा था, बच्चों वाला प्रश्न था। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी बेहतरीन तरीके से मेरी कक्षा को देखा होगा, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि उन लोगों का एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। बस फर्क इतना सा है कि आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना करके रखें। जहां कहीं पर भी दिक्कत होता है, प्लीज आप लोग पूछते रहेंगे। आई विल गिव माई लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग्स क्रिस्टल क्लियर बिफोर ऑल ऑफ यू। तो आज मैं जो डील करने वाला हूं वो पता है क्या डील करने वाला हूं। 15 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ था, इसी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। आर यू गेटिंग मी? तो चलिए देखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। और मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पर सो कॉल बड़े बड़े चैनल आपको बताता हूं, जहां पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च किए जाते हैं एजुकेटर्स और मेंटर को रखने के लिए, उन लोगों ने भी मतलब मैक्सिमम गलत आंसर बताए हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप लोग कभी भी इस तरह के ना टीचर्स पर विश्वास मत करें। ये अपने तो बर्बाद हैं ही, आप लोगों को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। नहीं, एक कहावत है कि हम तो मरेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या क्या आंसर बताया, वो भी बताऊंगा आपको। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप लोग चीजों को देखते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, यानी ये जो एग्जाम हुआ था ये 15 मार्च 2024 को हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर जो हुआ था 6 to 8 के लिए, उन पेपर के में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस टीचर्स ने जल्दीबाजी में, मतलब होड़ लगाए कि नहीं मैं पहले बता दूं, केवल व्यूज बिटोरने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत सारे गलत आंसर बताए हैं। तो आप लोग इन पर विश्वास न करें। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आप लोग जागो, ग्राहक जागो का कॉन्सेप्ट अपनाइए। 6 to 8 जो 15 मार्च 2024 को पेपर हुआ था, बेहतरीन तरीके से आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और एक एक चीज आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे। और डैश ऑफ कीज के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पैसेज बाद में कराऊंगा। आज सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ग्रामर वाला पोर्शन और वर्ड मीनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वह मैं आपको कराने जा रहा हूं। जब की के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए जो आंसर आता है वो बंच ऑफ की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ कीज बोलते हैं। गुच्छा के बारे में बातें करते हैं। इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर देखते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न के लिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग धैर्यपूर्वक देखें। अ चेन ऑफ माउंटेन होता है, रेंजेस ऑफ माउंटेन के बारे में बात कर सकते हैं। चेन ऑफ माउंटेन भी बोल सकते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन बोल सकते हैं। कई जगहों पे आर्टिकल नहीं आएगा तो रेंजेस भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। यहां पर जो प्रश्न आपके सामने पूछे गए हैं, इसको सिस्टमैटिक तरीके से डील करते रहेंगे। गेटिंग में? एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। मैंने आपको बताया कि अ चेन ऑफ माउंटेन बोलते हैं, इसको हम लोग रेंज ऑफ माउंटेन भी बोल सकते हैं, और रेंज ऑफ माउंटेन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो माउंटेन्स, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग रेंजेज ऑफ माउंटेन भी बोल सकते हैं, जहां पर शिवालिक रेंज के बारे में बातें करते हैं, चाहे ना अलग अलग रेंजेज है हिमालय में, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वह ए इज द करेक्ट आंसर। बंडल और नंबर नहीं आता। बहुत सारे टीचर्स ने गलत आंसर बताते हुए ना चीजों को यहां पर ध्यान रखेंगे। एक मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखेंगे। यहां पर जो आंसर आपके सामने रखा गया है, यहां पर भी जो मैं अभी आपको आंसर बताने जा रहा हूं ना, यहां पर भी बहुत सारे टीचर ने गलत आंसर बताए हैं। एक मिनट के लिए आप लोगों को बता देता हूं। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, ना और डैश ऑफ हाउंड, ना हाउंड्स के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग तो इसको हुंड भी पढ़ते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर मैंने बताया ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे।
जहां पर हम लोग हाउंड ऑफ हाउंड्स के बारे में बातें करते हैं, ये कुत्तों के भीड़ को बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए एक ही आंसर आएगा, अ पैक ऑफ हाउंड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कई जगहों पे ग्रुप ऑफ हाउंड्स को कई जगहों पर पैक बोला जाता है, तो कई जगहों पे ग्रुप भी लिखा गया है, लेकिन ग्रुप ऑफ हाउंड्स के लिए एक ही वर्ड आता है जहां पर हम लोग बात करते हैं किसके लिए भाई, अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स के लिए जो एक शब्द आता है जिसको कलेक्टिव वर्ड बोलते हैं, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में पैक बोलते हैं। इसको हम लोग स्यूड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, केनल बोल सकते हैं। तो ये आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि कौन कौन सा आंसर है, यहां पर एक एक चीज को आप लोग देखिए, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और क्राई ऑफ हाउंड्स बोल सकते हैं, म्यूट ऑफ हाउंड्स बोल सकते हैं, लीश ऑफ हाउंड्स बोल सकते हैं, हंट ऑफ हाउंड्स बोल सकते हैं, केनल ऑफ हाउंड्स बोल सकते हैं, शूट एंड अदर कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाउंड्स। बहुत सारे ये कलेक्टिव फॉर्म्स हैं हाउंड्स के लिए, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर जो आंसर आना चाहिए, पैक ऑफ हाउंड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, और यहां पर आप लोग देखेंगे, जहां कहीं पर भी दिक्कत होता है प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे यहां पर भी टीचर ने गलत आंसर बताए हुए हैं, जिसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मैक्सिमम टीचर्स ने गलत बताए हैं, आप लोगों को बता देता हूं। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा ना ये गलत इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जब हम लोग बी के बारे में बातें करते हैं तो दो तरह के शब्द यूज करते हैं, हाइव भी बोल सकते हैं और स्वार्म भी बोल सकते हैं। इसका डी आंसर आएगा। ध्यान रखेंगे, स्वार्म का प्रयोग और हाइव का प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में होता है। जब कुछ समय, मतलब मान लीजिए कुछ दिनों का जो ना एक तरीके से छत्ता बना रहता है मधुमक्खियों का, उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। और यहीं पर ये दूसरा आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्वाम के बारे में। तो ये स्मॉलर अपीयर्स लाइक, ये आपके सामने स्वाम जो होता है ये आपका स्मॉलर होता है, एंड अपीयर्स लाइक अ डार्क बॉल ऑफ बीज, इसको बोलते हैं। हैज ओनली देयर आर फ्यू लेस देन अ वीक या 2 वीक, ये बहुत कम समय में होता है जो स्वाम होता है। लेकिन जब हम लोग हाइव के बारे में बात करते हैं तो हाइव जो होता है लार्जर एंड व्हाइट येलो हनी कॉम्ब होता है, मे बी विजिबल अंडर द बीज। ये आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, हाइव और स्वाम। कहीं पर आप लोग गूगल करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाइव और स्वाम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। कुछ लोगों ने सी आंसर बताए हैं, तो इसलिए आप इन धोखेबाजों पर विश्वास न करें। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन मुझे यह बात कहने में 1 मिनट का भी न संकोच नहीं हो रहा है कि बच्चों के साथ ये लोग केवल धोखा कर रहे हैं। अ डैश डॉट 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 ऑफ शिप के बारे में बातें करते हैं, इसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्लीट होता है जहां पर जहाजों का बेड़ा होता है। मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं क्या, या एक ना क्या नाम है, फोटो दिखा दूं आप लोगों को। बताइए, फोटो देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सी पिक्चर? वुड यू लाइक टू सी पिक्चर? बोलिए हाँ या नहीं। पिक्चर देखना चाहते हैं तो बताइए। मैं अभी आपके सामने ना जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको मैं दिखाता हूं, ठीक है। इमेजेस जो होता है वह मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देता हूं। इसको हम लोग जहाजों का बेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जहां पर कई सारी जहाजें न लगी रहती है उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, जहाजों का बेड़ा बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल एक मैं प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, और एक एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जबकि ये पेपर जो है लीक हो चुका है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं जो आपको चाहिए। ये देखेंगे, ये जहाज है सब इर्द गिर्द में, इधर उधर, ये आपके ना इर्द गिर्द में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जहाजों का बेड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आते हैं, और यहां पर मैं आपके सामने 2-3 डायमेंशन, हाँ यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं पैसेज आपको बाद में कराऊंगा। तो आते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे, और क्वेश्चंस पर हम लोग सीधे आते हैं, और यहां पर आपके सामने 96 से मैं डील कर रहा हूं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, यानी आपको बताना चाहूंगा कि 75 से ना 95 तक, यानी आप ये समझ लीजिए 20 क्वेश्चंस पैसे से पूछे गए हैं, वह मैं किसी दिन आपको करा दूंगा। बहुत सिंपल पूछा गया, ठीक है।
वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस उसको हम लोग मल्टीलिंगुअल भी बोलते हैं, उसी को हम लोग पॉलीग्लॉट भी बोलते हैं। और लिंग्विस्ट भी आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि लिंग्विस्ट भी होता है जो भाषा का जानकार होता है। तो इसको आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को देखेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां पर भी बच्चे क्या टीचर भी कई बार गलतियां करते हैं लिंग्विस्ट के केस में। इसको फिलोजिस्ट भी बोलते हैं, इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, पॉलीग्लॉट भी बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल पर्सन भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये तीनों ही इसके आंसर हैं। इसको भी हम लोग पॉलीग्लॉट बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल पर्सन बोलते हैं लिंग्विस्ट को, इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो यह भी इसका आंसर है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने ना एक केवल पॉलीग्लॉट आंसर बताया है, तीनों इसके आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर हार्ड टू प्लीज के बारे में बातें करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहां पर मैं रख देता हूं, हार्ड टू प्लीज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जो ना फास्टिडियस होता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड टू प्लीज। ईगोसेंट्रिक होता है जो बिल्कुल अपने आत्म केंद्रित होता है, और वह उसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो डार्क ना हमेशा एक तरीके से ब्राइट फेज ऑफ लाइफ को नहीं देखता है, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है, उसको हम लोग निराशावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? निराशावादी बोलते हैं। इसी का अपोजिट जो वर्ड होता है वह ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट होता है। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आशावादी होता है। क्या होता है भाई? आशावादी होता है कि आज नहीं तो कल ना अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप लोग देखेंगे एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं। भाई ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं ना थिस्ट। यह होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नास्तिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग इंग्लिश में नास्तिक बोलते हैं। एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और थिस्ट उसको बोलते हैं जो आस्तिक होता है, वह जो भगवान में विश्वास करता है। सेंट मतलब जो साधु होते हैं, जो अपने आप को साध लिया है। तो यहां पर भी संत भी बोल देते हैं, इसको संत बोलते हैं। तो यह भी भगवान में विश्वास करते हैं, यानी ए और बी ये दोनों सही है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, नास्तिक का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और एक वर्ड आपको बताना चाहूंगा, एक इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी होती है, एग्नोस्टिक बोलते हैं। तो एग्नोस्टिक में आपको यह ध्यान रखना है कि वह डाउट करता है। यहां पर जैसे मान लीजिए यह अथिस्ट है, यह तो चलो भगवान में विश्वास ही नहीं कर रहा है, समझ में आता है। ये थिस्ट यहां पर है, यह भगवान में विश्वास करता है, लेकिन ये यहां पर ये बिलीव करता है, ये बिलीव नहीं करता है, ये बिलीव करता है, और ये डाउट करता है कि भगवान है भी कि नहीं। उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, हिंदी में अज्ञेय बोलते हैं। पेपर लीक हो चुका है जहां तक ना सुनने में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले पेपर के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऐसा ही हर जगह देखने को मिल रहा है। रिजल्टिंग इन डेथ के बारे में बातें करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनक्यूरेबल, फैटल या मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, मॉर्टल। इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील है, ये नश्वर है। इमॉर्टल का मतलब अमर। एक बात बता दो, रिजल्टिंग इन डेथ, इसके भी जो आपके सामने घातक होता है फैटल, इनक्यूरेबल, इसका मतलब मृत्यु निश्चित है। इसके भी जो आंसर आपके सामने आएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आते हैं हम लोग यहां पर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। डी इज द करेक्ट आंसर। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पता है क्या? ओमनिसिएंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वज्ञाता। क्या बोलेंगे भाई? सर्वज्ञाता। इसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट को वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्वव्यापी। इसके लिए हिंदी में शब्द में ढूंढ रहा हूं, सर्वव्यापी बोलते हैं इसको। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान ना, सर्वशक्तिमान, जो सबसे अलमाइटी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर पूछ रहा है कि वो नोइंग एवरीथिंग, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। गेटिंग में?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने और दूसरा प्रश्न, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। कैनिबल जो फ्लेश खाता है, मांस वगैरह खाता है, उसको हम लोग ना कैनिबल बोलते हैं। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं और ये कलर में रखने जा रहा हूं ग्रीन, ठीक है। वेजिटेरियन के बारे में बातें करते हैं। नॉन वेजिटेरियन, ये भी आपका कैनिबल होता है, यह भी फ्लैश वगैरह खाता है, मीट वगैरह खाता है, यह भी मीट वगैरह खाता है, मीट, तो उसको हम लोग नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। चलिए, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं, और जहां कहीं पर भी कोई प्रश्न आपको न समझ में आए, प्लीज आप लोग पूछते रहेंगे। यहां पर आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में बात कर रहे हैं हम। आज आपके सामने यहां पर आंसर नहीं बताएंगे, इसको बना करके दिखाएंगे। पीपल हैव सीन इन वुल्व्स, उल्फ मतलब भेड़िए के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह प्लूरल शब्द है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है कि जहां कहीं पर भी सेंटेंसेज में हैज और हैव आपको दिख जाए, उनके साथ पैसिव बनाने के लिए बीन लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। यदि मैं एलिमिनेशन मेथड अपनाता तो मैं हैड बीन नहीं लिख सकता और सीन का प्रयोग नहीं कर सकते। वुल्फ हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स के बारे में बात करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर चीजों को देखते रहें भाइयों और बहनों। चीजों को देखें, नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछते रहेंगे, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप लोग भी अपना बेस्ट देते रहिए। गेटिंग में? चलिए, बहुत बढ़िया। एक एक प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ना दिखता हुआ और बेहतरीन तरीके से दिखता हुआ, दे आर रिपेयरिंग। ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या है। इज एम आर के साथ हम लोग बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। क्या यहां पर बीइंग लिखा गया है? आप कहेंगे नहीं सर। क्या यहां पर बीइंग लिखा गया? आप कहेंगे नहीं सर। या आपके सामने सी इसका आंसर आएगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, क्योंकि ब्रिज इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और यहां पर आपके सामने सब्जेक्ट है। कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हर जगह आप लिखें ही, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। मान लीजिए इसको एक्टिव से पैसिव बनाते इन इंडिया, तो क्या करते आप? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है भाई, आप यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। भारत में हिंदी बोली जाती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आदमी के द्वारा हिंदी बोली जाती है। लग रहा है कि हिंदी तो आदमी बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच और जर्मन यहाँ के गाय और भैंस बकरी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहां पर भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो भाई यहां पर बनाया जा रहा है, ब्रिज को रिपेयर किया जा रहा है, तो वहां पर कोई तो कर ही रहा होगा ब्रिज को रिपेयर, है मजदूर कर रहे होंगे ना, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन या जो भी जिसकी भी जरूरत है, एक्सपर्ट कर रहे होंगे, इंजीनियर्स कर रहे होंगे। हरी में यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं और बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को आपके स्क्रीन पर। दे ब्रोक द विंडो। ब्रोक आपका वर्ब की ना सेकंड फॉर्म है। यहां पर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। क्यों भाई? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब रूल कोई भी स्ट्रक्चर आता है तो पैसिव बनाने का यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर। आप एक बात बताइए, द विंडो वॉज ब्रोकन, द विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है, यह भी सेंटेंस लिख सकते हैं। द विंडो वॉज ब्रोकन बाई समवन, भाई समवन थोड़ी ना लिखा गया, दे लिखा गया। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वह आपका बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि दे वहां पर किसी को तो इंडिकेट कर ही रहा है। तो बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। बाई समवन का मतलब होता है जहां पर आपको ना पता हो कि किसने ब्रेक किया। यहां पर दे के बारे में ऑलरेडी बात कर रहा है। यहां पर जो आंसर आपके सामने आएगा, द विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है। बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, कई जगहों पर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन आपको तभी समवन का प्रयोग करना पड़ेगा जब इस वाक्य में लिखा गया। अदरवाइज इसका बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हु डिड दिस, ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। आप क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देखें, पहले तो हूं को हम लोग कैसे बदलते हैं। इसको हम लोग बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बाय होम was this done, by whom was this done,
यही इसका आंसर आएगा, बाय होम वॉज दिस डन। अब देखिए बाय होम वॉज दिस डन, बाय होम दिस वॉज डन, ये नहीं आएगा आपको क्योंकि बाय होम के बाद आपको वर्ब चाहिए। बाय होम दिस वॉज डन। हाँ, एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यह भी सेंटेंस आपका गलत है, यानी ए आपका आंसर इसका सही है। बाय होम दिस वॉज डन नहीं लिख सकते। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यदि हूं से बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हु वॉज दिस डन बाय। यह भी आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है क्योंकि इनके बाद हमेशा आपको हेल्पिंग ऑफ चाहिए, इस स्ट्रक्चर्स के बाद हमेशा आपको हेल्पिंग ऑफ चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, यानी जो इसका आंसर आएगा वह ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, द प्यून ओपन्ड द गेट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि वॉज वर्ब के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देन आफ्टर स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरीके से हम प्रोसीड कर देते हैं। क्या करेंगे आप, द गेट वॉज ओपन्ड लिखेंगे। क्या ये बाय होम कहीं प्रश्न पूछ रहा है भाई? आप कहेंगे नहीं सर, आपके सामने प्रश्न नहीं पूछ रहा है। हैड का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून, या आपका एक करेक्ट आंसर है इसका, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। जहां कहीं पर भी कोई व्यक्ति किसी डिजीज से मर जाता है तो वहां पर हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहां पर जो आंसर आपका आएगा वह ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैं आपको बताया भी होऊंगा, जब भी आप मेरी कक्षा पढ़े होंगे तो डाई के साथ अलग अलग कंडीशंस आता है। डाई के साथ इन आता है, डाई के साथ ऑन आता है, डाई के साथ बाय का प्रयोग करते हैं, डाई के साथ ऑफ आता है, डाई के साथ फ्रॉम आता है, डाई के साथ ना फॉर आता है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। नहीं पता तो एक मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखेंगे, यह मैं बता देता हूं कि कब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और कब नहीं करते। फॉर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपने लवर के लिए मर जाता है, या अपने रिलीजन के लिए मर जाता है, या अपने ना कंट्री के लिए मर जाता है। इन का प्रयोग कोई एक्सीडेंट में मर जाए तब हम लोग यूज कर लेते हैं, एक्सीडेंट में मर जाए। ऑन का प्रयोग कोई ड्यूटी करते करते लुढ़क जाए तब यूज करते हैं। बाय का प्रयोग कोई वायलेंस यानी दंगा फसाद में मर जाए। ऑफ का प्रयोग कोई डिजीज या हंगर से मर जाए, भूख से मर जाए, तब हम लोग यूज कर लेते हैं हंगर गेटिंग में। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग सफोकेशन से मर जाए, पॉइजन से मर जाए, हरी गेटिंग में, तब हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आपको फीवर जो है या आपकी एक ना बीमारी है, यहां पर आपके सामने ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर ही इज लुकिंग अ थिंग। लुकिंग इनटू अ थिंग, देखिए लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो क्या वो किसी चीज में की इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक चीज का इन्वेस्टिगेट कर रहा है? देखिए ऐसे हम लोग बोल तो जरूर सकते हैं, लेकिन एक लुक फॉर होता है जहां पर हम किसी चीज को सर्च करते हैं। लुक फॉर और लुक इनटू ये दो वर्ड हैं जहां पर हम लोग लुक आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं, लुक आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं जहां पर किसी का केयर करना, लुक आफ्टर, ध्यान रखना। तो ये अलग अलग आपके ना प्रेपोजिशंस हैं जिसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। यहां पर सिर्फ आप इनको ध्यान रखें कि ये कैसे आप यूज करेंगे। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं और यहां पर आपको बता देता हूं कि आप किस तरह के स्टेटमेंट का प्रयोग आप करेंगे और आपको करना चाहिए, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। तो यहां पर ऐसा नहीं कि आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यहां पर आपका आंसर बी आएगा। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके सामने यूज किए गए। तो जब भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स देखना पड़े तो ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, देयर इज अ काउ इन द फील्ड बोलेंगे, ओवर द फील्ड और एट द फील्ड नहीं बोलते। ये आपका जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना ऑल द एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ऑल द एनिमल्स आर ग्रेजिंग, चरना, ग्रेजिंग इन द फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन द फील्ड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द पैसेंजर्स शुड बी ऑन टाइम फॉर देयर ट्रेन। देखिए, दो कंडीशन, ऑन टाइम और इन टाइम। प्रीपोजिशन में पढ़ाया होगा तो बताया होगा ऑन टाइम और इन टाइम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। भाई ऐसा नहीं कि अपने ट्रेन के लिए एग्जैक्ट टाइम पर जाएंगे, पता लगा कि दिक्कत हो गई, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम। बिफोर टाइम यानी आप ट्रेन के लिए, अपने ट्रेन के लिए पैसेंजर को जाना चाहिए, एक तरीके से सलाह दे रहे हैं, तो ऑन टाइम थोड़ी जाएंगे। ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम पर जाइए। यहां पर आप बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा वो डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, ऑन टाइम ध्यान रखेंगे, बिफोर टाइम का मतलब समय से पहले आप चले जाइए। इन टाइम का भी मतलब होता है समय से पहले, लेकिन ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पर। वी शुड गो देयर ऑन टाइम का मतलब बिल्कुल समय से हमें वहां चला जाना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग यहां पर, अल्टीमेटली डी आंसर है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर बात कर लेते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके सामने, आई एम सॉरी। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, सॉरी के बारे में बात कर लेते हैं, अफेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, अफेक्शन फॉर, सॉरी फॉर, एम्बिशन फॉर, डिजायर फॉर। ठीक है, तो इन सभी शब्दों के साथ एक प्रीपोजिशन आता है और वह होता है फॉर। क्या होता है भाई? सॉरी फॉर गेटिंग द टिकट्स। ये सेंटेंस आपका आएगा, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग द टिकट्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आते हैं हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, और दूसरा प्रश्न बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू ट्रांसलेट दिस। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इनटू प्रीपोजिशन है। इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग अलग अलग कंडीशंस में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करने के लिए यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ना चेंज ऑफ मीडियम के लिए भी करते हैं, चेंज ऑफ मीडियम के लिए भी करते हैं। सुना है चेंज ऑफ मीडियम? जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर बोलते हैं, ही ट्रांसलेटेड हिंदी इनटू इंग्लिश बोल देते हैं, ही ट्रांसलेटेड हिंदी इनटू इंग्लिश बोलते हैं। आर यू गेटिंग? इनटू का प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में करते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है सिस्टमैटिक तरीके से। जहां पर हम लोग मोशन बताने के लिए भी यूज कर लेते हैं, ही केम इनटू द रूम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? ही केम इनटू द रूम बोलते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं ही ना केम इनटू द रूम बोलेंगे, केम इनटू द रूम बोलेंगे। यहां पर वो ट्रांजिशन के बारे में बात करता है कि वह चल करके कमरे में आई। आर यू गेटिंग? तो मोशन के लिए। और ही जंप्ड इनटू द रिवर, कहीं पर भी लिख लीजिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते हैं, हम लोग यहां पर देख लेते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। इनटू दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ट्राई टू बी पोलाइट। भाई बहुत एक फेमस इंस्टीट्यूट है, बताइए ऐसे ऐसे ब्लंडर करते हैं, इंग्लिश का टीचर ब्लंडर करता है और कहता है कि विद प्रीपोजिशन आएगा। अरे भाई, पोलाइट शब्द के साथ हम एक ही प्रीपोजिशन यूज करते हैं और टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ट्राई टू बी पोलाइट टू रिचर्ड अंकल फॉर वंस। ठीक है, विद का प्रयोग हम नहीं करते। इस तरह की गलतियां आप नहीं करें, आप टीचर हैं, आपसे उम्मीद किया जाता है कि इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और यहां पर मैं आपके सामने बता देता हूं, देयर इज अ मिस्टेक ऑन पेज 120। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब कई बार यहां पर हम लोग इन और ऑन दोनों के लिए भी कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग ऑन प्रीपोजिशन को ही देते हैं। इसको देते हैं, ऑन प्रीपोजिशन को ही देते हैं। देयर इज अ मिस्टेक इन पेज 120। ठीक है, यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, कई जगहों पे इन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग है, लेकिन आप यदि लार्ज स्केल पर देखेंगे तो प्रायोरिटी हम लोग ऑन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करना है और सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को देखना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, रेडी में किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताते रहेंगे। ऐसे पेपर आपका ना ऐसा कहा जा रहा है कि लीक हो चुका है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा
अच्छा ही होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? गेटिंग में? चलिए, मिस्टेक ऑन इन पेज, यहां पर दो कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूं, आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि ऑन ज्यादा ना अप्लीकेबल है यहाँ पर, खास करके यदि मान लीजिए कई बार इन पेज का मतलब होता है, पता लग रहा है कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर पेज को आप कहते हैं, तो वहां पर हम लोग ना जनरल कंडीशन में पेज में गलतियां हैं तो हम लोग वहां पर ऑन प्रेपोजिशन को प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ गिव ना इन। हो सकता है कि वहां पर कई जगहों पे लेकिन ऑन प्रेपोजिशन आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि चांसेस हैं तो हो सकता है कि बोर्ड जो है वो इन को भी प्रायोरिटी दे करके डी को आंसर बता दे, लेकिन अभी आप इसका आंसर जो है वह बी ही मानेंगे, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर हम आपके सामने चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ब्लो आउट का मतलब होता है जहां पर आग बुझाने के लिए भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में पुट आउट भी बोल देते हैं और एक्सटिंग्विश भी बोल देते हैं। गेटिंग में? यहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? पुट आउट भी बोल देते हैं और एक्सटिंग्विश भी बोल देते हैं। आग बुझाने के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातें करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भाई? आग बुझाने को लेकर के हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? तो आग बुझाने को हम लोग इंग्लिश में पुट आउट भी बोलते हैं। कई जगहों पे ना कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो केवल एक्सटिंग्विश को ही बोलते हैं। वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक मिनट के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे प्लीज। मैंने आपके सामने बताया इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, और एक्सटिंग्विश और पुट आउट ये दोनों इसके आंसर है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। यह भी आपका सही है और यह भी आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर आपके सामने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट? ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को पब्लिश करना। क्या करना भाई? पब्लिश करना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिस्टोर करने के केस में हम लोग यूज नहीं करते, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए दूसरे प्रश्न पर, बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर? अभी आपको बताया था लुक फॉर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, देखभाल करना, यह आपका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं दूसरे प्रश्न पर और यहां पर मैंने बताया सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न आउट? टर्न आउट का मतलब होता है कई जगह प्रूवन टू बी। एक ना टीचर ऐसे बता रहे थे कि इसका आंसर प्रूवन टू बी होगा, नहीं, इसका जो आंसर होगा हैपन टू या प्रोड्यूस के केस में आते हैं। इसका डी आंसर सही है। ये प्रूव टू बी आंसर इसका सही नहीं है। टर्न आउट का मतलब होता है हैपन टू या प्रोड्यूस। यहां पर ये आपका एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। देख सकते हैं हैपन टू ये इन अ पर्टिकुलर वे या टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी प्रोड्यूस करने के बारे में बात करते हैं। टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट का मतलब क्या? टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, इसका मतलब किसी चीज को आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप बी का बी भी होगा और हैपन भी होता है, ठीक है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू अवे विद? डू अवे का मतलब कैंसिल भी होता है, अबोलिश भी होता है। एक्सपेल का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना, एक्सपेल कर देना ना, निकाल देना, डिसमिस कर देना। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी इज द करेक्ट आंसर। कैंसिल और अबोलिश दोनों हो सकता है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर हमने आपको आंसर बताया अबोलिश, रिपील, कैंसिल, सेट असाइड, अलग रख देना, ये आपके सामने इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब आपको देखना है कि यहां पर जो आपके अप्रोप्रिएट इसके मीनिंग है अ बेड ऑफ रोजेस तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर अ बेड ऑफ थॉर्न्स के बारे में बात। अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बोल सकते हैं, अ प्लेस वेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट्स। डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अ बेड ऑफ रोजेस के बारे में बात कर रहे हैं, अ बेड ऑफ थॉर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जहां पर आप सरसरी निगाहों से किसी चीज को देख लेते हैं। जनरल व्यू बोल सकते हैं, जनरल परसेप्शन बोल सकते हैं, इसका भी डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और यहां पर हम लोग आते हैं। अ लेफ्ट हैंडेड कंप्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीमेंट थ्रू फ्लैटरिंग इन टू
इन टोन, फ्लैटरिंग इनटू टोन, ये ना यहाँ पर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्लीज। वेट 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 वेट। तो आप करेंगे क्या, इस तरह की गलतियां जो आपके सामने कई जगहों पर देखने को मिलती हैं, मैं टीचर से तो कम से कम उम्मीद नहीं करता कि ऐसी गलती टीचर करेंगे। गेटिंग? चलिए, ये ना इन टोन है यहाँ पर, ये कर्सर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर आपका है वह ना नॉट अ गुड कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट, यानी आपका इसका भी आंसर जो होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग मी? इसका भी जो आंसर आपका आएगा वह डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लीमेंट थ्रू फ्लैटरिंग इन टोन इन रियली डिस्पैरेजिंग, नॉट अ गुड कॉम्प्लीमेंट, इसको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एंड इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ये सभी आपके सामने इसके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पब्लिक फिगर, ठीक है, यह भी हो सकता है फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यूली इलेक्टेड मेंबर, स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका भी जो आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर। मेडन स्पीच का मतलब होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम स्पीच देता है तो उसको हम लोग मेडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर रेड लेटर डे के बारे में बातें करते हैं। ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट डे इन लाइफ ऑफ पर्सन नेशन, यह भी इसका आंसर हो सकता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, डी और सी यदि आप आंसर लगाए हैं, तुक्का भी मारे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं आप सेफ जोन में हैं। गिव अवे का मतलब होता है गिव ना टू एनीवन, या गिव टू समवन, या अबैंडन कर देना। गिव अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना, किसी भी चीज का क्या कर देना भाई, त्याग देना, वही इसका आंसर होता है। त्याग देने के बारे में बातें करते हैं, जैसे गिव अवे, इसके बारे में बात करते हैं भाई, गिव अवे के बारे में बातें करते हैं। गिव अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना ना, त्याग देना, गिव अवे कर देना। गिव समथिंग फ्रीली एज अ गिफ्ट और अ डोनेशन, आर यू गेटिंग मी? गिव टू समवन का प्रयोग हम लोग अ थिंग दैट इज गिवन फ्री ऑफन फॉर प्रमोशनल पर्पजेस, ठीक है। तो अबैंडन ऐसे हम लोग इसको यूज, गिव टू एनीवन, गिव टू गिव समथिंग के बारे में बात करते हैं, अ थिंग इज गिवन फ्री, जो किसी भी चीज को दिया गया हो। तो यहां पर क्या बोलेंगे ऐसे में, आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि जब हम लोग गिव अवे के बारे में बातें करते हैं तो यहां पर इसका मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा होल्ड करेंगे प्लीज, वेट फॉर अ मोमेंट। गिव अवे जहां पर एन एडवांटेज, इफ समवन गिव्स अवे एन एडवांटेज दे एक्सीडेंटली कॉज देयर अपोनेंट और एनिमी टू हैव दैट एडवांटेज, यानी वह छोड़ दिया है और कहा कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, या एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, ठीक है। इफ यू गिव अवे इंफॉर्मेशन दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट, गिव अवे का मतलब होता है आपने किसी चीज को एक तरीके से सीक्रेट रखा है, या यू रिवील इट टू अदर पीपल ना। जो चीजें क्लियर नहीं होती उसके लिए भी हम लोग गिव समथिंग अवे के बारे में बातें कर लेते हैं। यहां पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब। गिव द ब्राइड अवे, ऑफिशियली प्रेजेंट करना टू हर या हर हस्बैंड, ट्रेडिशनली के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। टू गिव टू समवन के भी बारे में बात कर सकते हैं यहां पर ना। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो पता है क्या होगा, 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूं। इसका आंसर जो है वो मोर देन 2 के केस में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं इसको, मोर देन 2 के केस में इसको यूज कर लेते हैं। बार्गेन आ गया। हाँ, इसका जो आंसर आएगा अबैंडन, देखिए मैंने आंसर बता दिया इसका, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। हाँ, इसका जो आंसर आएगा गिव टू समवन के भी बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका ना आंसर इसका जो है वह डी आएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट इसका आंसर डी आएगा। अबैंडन त्याग देने के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, बार्गेन का मतलब होता है किसी भी चीज से बार्गेन करना, इसका मतलब नेगोशिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर थोड़ा फास्ट करा देता हूं, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कीप रिकॉर्ड या गिव अ गुड रीजन फॉर, एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी, इसका भी मोर देन 2 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर मैंने बताया आंसर बैक का मतलब क्या होता है, रिटॉर्ट या आंसर प्रूफ ना, रिप्रूफ इमीडिएटली, गिव अ रिप्लाई, इसका भी मोर देन 2 आंसर है, इसका भी मोर देन 2 आंसर है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर क्या होता है, टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट समथिंग बैड दैट हैज बीन रिटन और सेड अबाउट, ये आपका आंसर है इसका, यानी इसका भी आंसर आपका डी है। गिव अ रिप्लाई भी हो सकता है, आंसर रिप्रूफ इमीडिएटली या रिटॉर्ट भी बोल सकते हैं उसको, ये सारे आपके सामने इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर बर्न डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, सेट अ फायर, यह भी इसका भी आंसर आपका क्या है भाई ना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रेकआउट ना, ब्रेकआउट का मतलब होता है कमेंट्स करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, ये इसका भी आंसर, जैसे खास करके युद्ध वगैरह हम लोग ब्रेकआउट करते हैं ना, तो वहां पर भी हम लोग यूज कर लेते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में ब्रोकआउट भी बोल देते हैं। तो कमेंट्स और बिगिन और स्टार्ट इसके तीनों ही आंसर हैं। आप लोग कई बार एक टीचर ने नन ऑफ द अबव बताया है, मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग डिक्शनरी में देख लेना, डिक्शनरी में इसका पहला आंसर है, इसका प्रयोग हम लोग अबाउट फाइटिंग वार या फायर के केस में करते हैं, जहां पर हम लोग किसी भी चीज को ना टू स्टार्ट सडनली, बिना घोषणा का हम लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं। टू स्कैप फ्रॉम अ प्लेस और अ सिचुएशन, किसी भी जगह से आप जब भाग जाते हैं उस केस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट बोल सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ये सारी स्टेटमेंट आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखेंगे प्लीज। एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। बड़े भांति भांति प्रकार के लोग हैं इस धरातल पे, आप लोगों को बता देता हूं, मैं क्या ही बताऊं। कुछ लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ द अबव बताया है, मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेकआउट जो वर्ड है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग एक काम करेंगे, ब्रेकआउट जो शब्द है आप लोग यहाँ पर इसका आंसर यदि आप देखना चाह रहे हैं तो आप एक बार ना इसको क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे, अपने आप ही इसका आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। कमेंट से बिगिन या स्टार्ट होता है, ये आपके सामने आंसर है इसका, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और यहां पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, गो ऑन या वर्क ऑन, इसका भी आंसर आपका डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते हैं, हम लोग यहां पर देखते हैं, और दूसरे प्रश्न को आपके सामने में सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसीड कर देता हूं ताकि आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और यहां पर दूसरा प्रश्न, क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, शट परमानेंटली, एड अब्रप्टली, अबैंडन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी इस तरह के क्लोज डाउन, जैसे बिजनेस वगैरह आप लोग कई बार देखे होंगे, लोग कर देते हैं इसको क्लोज डाउन, क्या कर देते हैं, बिजनेस वगैरह भी कई बार लोग इसको क्लोज डाउन कर देते हैं। यहां पर भी आपके सामने इसका जो आंसर आएगा वो मोर देन 2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा भाई, मोर देन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका भी आपके सामने एंड अब्रप्टली या शट परमानेंटली या स्टॉप या बिजनेस के बारे में बात कर देते हैं, क्लोज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आप लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, देखिए, टू एंड द ऑपरेशन ऑफ समथिंग स्पेशली अ प्लेस और अ बिजनेस, या टू स्टॉप ऑपरेटिंग के बारे में बात करते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, एक एक चीज आप लोग देखेंगे, और यहां पर मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और इसको आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।